हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 13 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? रचना विन्यास, वी है विरचित, सी है उद्भावना, डी है संघटना। आंसर हो जाएगा उद्भावना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सहछात्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सहछात्र का उचित विच्छेद क्या होगा यह आपको बताना है। सहछात्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सहछात्र का संधि विच्छेद होता है सत्यधन शास्त्र। क्या होगा? सत्यधन शास्त्र। जैसे कि आपने सहछात्र का संधि विच्छेद कर लिया, सत्यधन शास्त्र। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि सहछात्र में प्रयुक्त संधि क्या होगी, यानी इसमें संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? आर्तप, मार्दप, आर्जस, मृदुलता। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले, अब पढ़कर क्या होगा? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, जैसे कि आपकी एज पढ़ने लायक नहीं रही है, तो एक व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, क्योंकि आपकी जो उम्र है इस समय, आपकी उम्र बीत चुकी है। पढ़ने की जो उम्र थी आपकी वो बीत चुकी है। अब आपकी पढ़ने की उम्र नहीं है। तो जब पढ़ने की उम्र ना हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मैंने देखे हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस लिए हैं, और सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं ईमानदारी के साथ में, कि 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। अगर मैं वीडियो बनाता भी हूं तो आप लोगों का जो लाइक का जो ब्यौरा है, लाइक की जो संख्या है, कहने का मतलब ये है कुछ खास अच्छी नहीं आ रही है इस समय, बहुत बेकार आ रही है, बहुत ज़्यादा बेकार। कहने का मतलब मेरा ये है कि वीडियो में आपको जितना भी यूनिक दूँ, अच्छी क्वालिटी का दूँ, बहुत ही अच्छा दूँ, फिर भी आप लोगों का जो लाइक का जो संख्या है, लाइक की जो संख्या है वो कुछ खास नहीं आ रही है जैसा आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 1000 व्यूज़ आते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 1000 व्यूज़ पे लगभग 250 से 300 लाइक होते हैं। 250 से 300 लाइक। अगर हमारे 1000 अगर व्यूज़ भी अगर आते हैं तो मुश्किल से 80 भी लाइक नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। ये बहुत गंदी बात है। अगला प्रश्न क्या है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका स्थान कंठ तालु है?
अब देखिए ए का जो उच्चारण स्थान है ना, कंठ तालु हो जाएगा, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर अपने आप निकल आएगा। पढ़िए पहले आप ध्यानपूर्वक। जैसे कि तूफान आने का संदेह है, ये तो गलत हो जाएगा। अनेक निरपराध दंड के भागे हुए, ये कुछ हमें सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, भीतर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? तो जुगुस्सा जो है ना, ये भीतर रस का स्थायी भाव होता है, तो वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाए। अब आपको ये तो पता चल गया कि जुगुस्सा का स्थायी भाव भीतर रस होता है। ऐसा नहीं है कि जुगुस्सा से ही प्रश्न पूछा जाए कि जुगुस्सा का स्थायी भाव क्या होगा। रस से 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो ये सारे जो फैक्ट हैं उन्हें आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। रस से प्रश्न देख लीजिए एक बार आप लोग, क्योंकि रस से 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि नी धन कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा? नी धन कलंक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए लाइक की संख्या बढ़ाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। नी धन कलंक का संधि विच्छेद क्या होता है? निष्कलंक होता है। क्या होता है? निष्कलंक। अच्छा, निष्कलंक में प्रयुक्त संधि क्या होगी? संधि का नाम क्या होगा इसमें? तो निष्कलंक में संधि क्या होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको देखते चलिए आप लोग। सूरदास किस रस के कवि हैं? वीर रस, भीतर रस, वात्सल्य, श्रृंगार रस। तो सूरदास जो है ना, ये वात्सल्य रस के कवि हैं। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। सूरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल। ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि सूरदास की बोली कौन सी है? तो सूरदास की बोली है ब्रजभाषा। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। ये भी अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। एक कबीरदास से भी प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कबीरदास की कौन सी बोली है? कबीरदास की बोली सदुक्कड़ी बोली। ठीक है। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीज़ें जो है उन्हें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र प्रदीप। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि वंदे मातरम ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। वंदे मातरम की मैं बात कर रहा हूँ, वंदे मातरम की। और वंदे मातरम जो है ये 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। राष्ट्रगीत जो है ये गाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और भारत के राष्ट्रगान के आधिकारिक संस्करण के कानून में 52 सेकंड का समय लगता है। अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भारत का राष्ट्रगान है इसको गाने में कितने सेकंड का समय लगता है, कितने मिनट का लगता है या कितने सेकंड का समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। छोटी चीज़ें मैं आपको क्यों बताता हूँ? क्योंकि पेपर में कहीं से भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो प्रश्न आपका छूटे ना। फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मैं देख रहा हूँ अगर 1000 भी व्यूज़ आते हैं, इतना घटिया रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का कि पूछो ना, क्या बोलूँ। निर्देश प्रश्न संख्या 61 से 62 नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपके सामने।
इसके एक खंड में त्रुटि है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। तो किसमें त्रुटि है? संबंध, इसमें त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। अगला प्रश्न देखेगा, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। किसमें त्रुटि है? समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का सदुपयोग, इसमें त्रुटि हो जाएगी। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 63 से 64 क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। नीचे एक एक प्रश्न शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? अगर आप श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी करते हैं, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी से उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में प्रश्न जो है पूछा जाता है कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होती है। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? अगर श्रृंगार लिखते हैं आप लोग, तो श्रृंगार लिखने का जो तरीका है ना, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नक्षत्र कैसे लिखा जाता है? नक्षत्र को लिखने का तरीका क्या है भाई? नक्षत्र लिखा जाता है ऐसे। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है? निर्देश प्रश्न संख्या 65 से 66 है। नीचे एक एक शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चुनिए। अब आपके मन में आया कि विपरीत अर्थक क्या होता है, आपके माइंड ने टच किया कि विपरीत अर्थक शब्द क्या, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विपरीत अर्थक शब्द या विलोम शब्द हों, इन दोनों को, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अवनत का विलोम शब्द क्या होता है, इसका उल्टा क्या होगा? अवनत का उल्टा क्या होता है? उन्नत होता है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अर्वचीन का विलोम शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मन हो तो कर लो, अगर मन ना हो मत कर कीजिए, वो आपकी मर्जी है। अर्वचीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अर्वचीन का विलोम शब्द होता है क्या? प्राचीन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर मेरे सामने धरा हुआ है, हमको पता लग गया। जैसे कि भागीरथी हुआ, मंदाकिनी हुआ, सुरसरिता हुआ, ये सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन त्रिवेणी जो है ना, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो त्रिवेणी जो है ना, ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अभी तक मैंने आपको जितनी भी क्लासें कराई हैं, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है हमारे वीडियो पर खासकर बहुत ही घटिया देखने को मिल रहा है। जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है अन्वयागत, परागत, तथागत, क्रमागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अन्वयागत, ये सही हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। पवन का संधि विच्छेदक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कोई शक नहीं है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? जब आप इसे तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद इसकी संधि क्या होगी? पो धन अन। क्या होता है? पो धन अन। अब जैसे कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि पवन में कौन सी संधि होगी, अयादि, गुण, वृद्धि या यण, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है भाई मेरे। देखिए, इसको तो मान ले जाएगा ओ, ठीक है, और इसको मान ले जाएगा आ। तो ओ प्लस आ मिलकर क्या बना जाके? अब बना। अब नियम के अनुसार जैसे कि आए, अब, आओ, ये किस में आता है? तो ये आता है अयादि स्वर संधि में। तो पवन में हो जाएगा अयादि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 70 क्वेश्चन देखिएगा, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है भाई? शशांक, अंबर, सितारा, धरा। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवनी का विलोम शब्द होता है अंबर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है?
तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा व्यंजन है जो कि संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा से षटकोण, सा से सरौता और हा से हल, ये आपके संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस के हिसाब से आपने दिमाग लगाया कि ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या होगा, तो ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा डी ऑप्शंस, यानी कि हा जो है ना ये आपका संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में संघर्ष की जरूरत पड़ती है वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसे कि स्पर्श व्यंजन भी पूछ लिए जाते हैं अक्सर पेपर में, तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि चा हुआ, छा हुआ, छा से छाता, जा से जहाज हुआ, टा से टमाटर हुआ और ठा से ठठेरा हुआ, ये आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। एक होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन से भी प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, षटकोण, सा, और हा, ये हो गया आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, एक होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं जैसे कि या हुआ, राल हुआ और ला हुआ और वा हुआ, ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, ये हो गया आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, एक होते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डा से डलिया, या, जैसे कि या हो गया, ड़ा खाली हो गया, ना से नल हो गया और माँ हो गया, ये हो गए आपके अनुनासिक व्यंजन। तो मैंने आप लोगों को स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रहा हूं, 4 ऑप्शंस भी नहीं दे रहा हूं, पढ़िए फिर आंसर बताइए। समाज की वर्तमान दशा जो है वो चिंताजनक है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ए ऑप्शंस जो है ये सही हो जाएगा। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, 2 में आंसर आपको चूज करना है, सिर्फ 2 ऑप्शंस। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक, यात्रा, वृतांत। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है रेखा चित्र से। किससे संबंधित है? रेखा चित्र से संबंधित। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको क्यों बोलता रहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अंत तक बोलता रहता हूं, और फिर भी आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। या तो मैं खराब पढ़ाता हूं या आपके समझ में नहीं आता है, ऐसा भी हो सकता है भाई, अब मैं क्या जानूं। लेकिन मैं कमेंट्स देखता हूं बच्चों के, कमेंट्स तो अच्छे होते हैं, और फिर भी लाइक वीडियो पर अगर ना आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी। कौन सी ऐसी बोली है जो कोई पूर्वी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी बोली के अंतर्गत। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मगही बोली जो है ना, मगही बोली, ये बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? चंद्रावली, नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है, यह आपको बताना है। विद्या सुंदर। तो डी ऑप्शंस जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है,
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? कादिर, बनारसी दास, सुंदर, सेनापति। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सुंदर। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। क्या बोल रहा है कि वह लेखक सामाजिक खालिस्तान पर तीखा प्रहार करता है। वह लेखक सामाजिक अनुरूपता पर तीखा प्रहार करता है। तो अनुरूपता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनुरूपता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास। निम्नलिखित में कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन हैं? तो ज्ञानश्री शाखा के जो कवि हैं इनका नाम है कबीरदास। कबीरदास की बोली है सदुक्कड़ी बोली और कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? रामानंद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? भगवान सिंह, चंद्रबरदाई, भट्ट केदार, बलदेव चंद्र। तो भट्ट केदार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ना कीजिए मत कीजिए, आपकी मर्जी है। लाइक की संख्या बहुत ही कम आ रही है, मैं बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आज सीधी सी बात है, बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते देखते मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और लोगों का जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जहाँ मैं आप लोगों को 75 क्वेश्चन कराता था, आज मैं आप लोगों को वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब रिस्पॉन्स आप लोगों का नहीं आएगा तो छोड़ो, नहीं बोलूँगा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनका जो संबंध है ना द्विवेदी युग से है। किससे है? द्विवेदी युग। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यय संग्रह के व्ययकार कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यय संग्रह के व्ययकार कौन है, यह आपको बताना है। हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित रचनाओं के उनके साहित्य की विधा के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो ये बोलिए ना सीधे सीधे कि आपको सुमेल करना है। एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है साहित्य की विधा। क्वेश्चन नंबर 83। अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, अब सुमेल कैसे करना है? उपन्यास, जो साहित्य की जो निर्मला जो रचना है इसकी जो विधा क्या है? उपन्यास। ठीक है, निबंध की बात करें चिता के फूल, कहानी, वरदान, नाटक, भारत दुर्दशा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। इसमें जो से है वो मेन कॉमन है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। पूरा मैंने क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ा और मैंने आंसर निकाल दिया। अपादान कारक, इसमें जो मेन कॉमन है वो है से। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। तो अपादान से आ रहा है इसमें, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। करेक्ट है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने आंसर तुरंत कैसे निकाल लिया? मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि हमको याद है कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, और कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। ये भी प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो मेन कॉमन है वो है से। मैंने पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ा और आंसर निकाल दिया। तो से जो है ना से, तो से किस में आता? अपादान से। जब ऐसे याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा देंगे। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, यह आपको बताना है। बहुप्रिय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। 86वां क्वेश्चन क्या है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है।
इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अब वह लाचार है क्योंकि वो अंधा भी है। कुछ तो कारण होगा, कोई कारण के पीछे वो लाचार हुआ होगा, फिर बाद में वो अंधा हो गया, बीमारी कोई लगी होगी, ये भी हो सकता है, कोई भी कारण रहा होगा फिलहाल। तो हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा कारणवाचक। समझिए, प्रश्न को समझिए, जो मैं आपको कहने का प्रयास मैं आपसे कर रहा हूँ। वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है, यानी यहाँ पर कोई कारण होगा तभी तो वो लाचार है, बाद में वो अंधा भी हो गया। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है? निर्देश प्रश्न संख्या 87 एवं 88 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भैया मेरे समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है अर्णव। क्या होता है? अर्णव। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, समुद्र की सागर की श्रेणी में आ जाता है, पयोधी भी आ जाता है, पारावार, नदी, जलधि, वारिधि, नीरनिधि, ये सभी शब्द समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से अगर ऑप्शन में कोई भी दिया जाए, जैसे सागर, पयोधी, उदधि, पारावार, नदी, जलधि, वारिधि, नीरनदी, ये सभी शब्द जो हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। सौदामिनी, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी, दारा। इसमें जो विद्युत है ना, विद्युत, ये जो है आंसर सही हो जाएगा, ये सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 89 से 91 नीचे कुछ वाक्यांश वाक्यखंड दिए गए, उनके साथ साथ एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न क्या आगे बोला? जिसे बुलाया ना गया हो। जैसे कि बारात चल रही है और उस व्यक्ति को बुलाया गया नहीं है और फिर भी वो बिना बुलाए आ गया, तो जिसे बुलाया ना गया उसको क्या कहते हैं? तो जिसे बुलाया ना गया उसको कहते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं? अनाहूत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? स्त्री जो अभिनय करती है इसको क्या कहते हैं? नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। स्त्री जो अभिनय करती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिनेत्री कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा से बहुत अधिक, इसको क्या कहते हैं? आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या प्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक, इसको क्या कहते हैं? तो आशा से बहुत अधिक, इसको कहते हैं आशातीत। क्या कहते हैं? आशातीत। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा। उलट फेर होना, इसका अर्थ क्या होता है? करवट होना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, परिवर्तन होना। उलट फेर होना, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो वर्तमान में जो सरकार थी उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह एक यूनिस करके कोई है, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है, यानी कि परिवर्तन होना, ऐसे आप कह सकते हैं। तो डी ऑप्शंस जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या होता है? अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार न मानना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि आपको कोई गुस्सा, अगर आपको गुस्सा आई, आपने अपनी उंगली काट ली, तो इसको क्या कहोगे आप? इसे हम कहेंगे स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या है? वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहते हैं? पुलटा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा जिसकी कोई संतान नहीं, जिसका कोई बच्चा नहीं होता है, लोग उसे कहते हैं बांझ। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। 95 क्वेश्चन क्या है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? पारंपरिक, नवागत रूप, नवीनीकरण, आधुनिकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम कहते हैं नवीनीकरण। तो सी ऑप्शंस जो है ये सही हो जाएगा। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसको क्या कहते हैं? समय की दृष्टि से अनुकूल। तो समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहते हैं? समयानुकूल कहते हैं। क्या कहते हैं? समयानुकूल। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रण का समानार्थी शब्द क्या नहीं होता है? शपथ, संदृढ़, सौगंध, प्रतिज्ञा। मैंने प्रश्न को देखा और मैंने तुरंत आंसर निकाल लिया। अब प्रण का अर्थ शपथ भी होता है, सौगंध भी होता है और प्रतिज्ञा भी होता है, लेकिन सुदृढ़ नहीं होता है। तो आंसर तुरंत निकल आएगा ऐसे ही। दिन का विलोम शब्द क्या होता है?
इसका भी आंसर आसानी से निकल सकता है अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दिन का रात होगा विलोम शब्द। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी विश्वास करने वाला, कान में रोग होना, जल्दबाजी करने वाला, उत्साही। तो कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी विश्वास करने वाला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आस से कौन सा शब्द संबंधित है? आज से कौन सा शब्द संबंधित है? आज से पास जो शब्द है ये संबंधित हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चंस कराए हैं। अब आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ना रुपया ना पैसा ना कुछ। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर वीडियो पर व्यूज़ की संख्या अगर 1000 भी आती है ना, तो मुश्किल से 60 लाइक आ रहे हैं आप लोगों के, 60 लाइक। जहाँ पर 250 से 300 लाइक आने चाहिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60 लाइक आ रहे हैं। 1000 व्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि कहाँ से वीडियो चलेगा और कहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा है और वीडियो को लाइक भी नहीं आप लोग कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा मेरे वीडियो बनाने से? तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो वीडियो को लाइक अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी नए हैं आप लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।